नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के 22 अगस्त की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। जितनी भी खबर हैं सबके डायमेंशन को सभी को समझते हैं। ओके, ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिनके पास समय कम होता है। करंट अफेयर्स में 1.5 से 2 घंटे डेली नहीं दिए जा सकते, जो व्यवहारिक नहीं है, सीधी बात है यूपीएससी में, क्योंकि स्टैटिक इतना ज़्यादा होता है, सी सेट होता है, प्रैक्टिस होती है, पीवाईक्यू लगाने होते हैं, जाने क्या क्या करना होता है, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, जितना भी कम समय है, ये अपनी 20 मिनट की या फिर 25 मिनट तक की क्लास होती है, जिसमें सारे डायमेंशन कवर हो जाते हैं। तो आप इस क्लास को देखिए, सारी चीज़ों को एक बार सुन लेना और फिर थोड़ा माइंड में सोच लेना कि थोड़ा और अपनी तरफ से जो आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको ऐड करने का प्रयास करना हर एक दिशा में, हर एक डायमेंशन में। तो आपकी ये चीज़ ना बहुत व्यवहारिक हो जाएगी। ओके, और उसके बाद एक मैगजीन पढ़ोगे, आपका धूमधाम से काम होगा। ठीक है, टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, जर्नी टू ISPCS। ठीक है, देखिए एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, उस पर बात हो रही है, लेकिन बात कैसे हो रही है उससे पहले कुछ कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या, गवर्नर होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। गवर्नर और राष्ट्रपति के पास कोई मामला जाता है तो इनके पास कोई संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि इतने निश्चित समय में आपको कुछ डिसीजन देना है उस पर। ठीक, ऐसा तो कुछ नहीं किया गया है संविधान में, तो ये बात तो आपको समझनी होगी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि इन लोगों के जो ये डिसीजन लेते हैं, इन पे डिसीजन स्वयं ले लिया। बात को समझ रहे हो? मेन चीज़ ये है कि अगर आप उनको ये बात कहते, सॉलिसिटर जनरल ने इनसे क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल ने इनसे ये कहा सुप्रीम कोर्ट से कि गवर्नर और जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, इसकी जो पावर होती है, आपको उनको सजेशन की जगह आप उनको सजेशन देना चाहिए था कि जो भी डिसीजन है समय पे लीजिए, लेकिन आपने क्या किया, उनकी तरफ से आपने स्वयं डिसीजन ले लिया, जो कि सीधे सीधे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है, आप तो सीधा उसका उल्लंघन कर रहे हो। सीधी बात है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो आप ही ने दिया है ना केशवानंद भारती में, उसमें ये भी आपने बताया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है ना, लेकिन आपने उसका उल्लंघन किया। अब सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल कोई बात कह रहा है, इसका मतलब सीधा है सरकार बात कहती है। ये तो आपको क्लियर है ना कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में वो सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है ना, भारत सरकार का वकील होता है, तो उसी को असिस्ट करता है, सहयोग करता है आपका सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल कोई बात कह रहा है, इसका मतलब सरकार बात कह रही है, वो अपने मन से कुछ नहीं कहता, वो सरकार कहती है। ठीक है, ओके, तो हुआ क्या? तो सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि आपने जिस तरह से ये किया तो प्रश्न चिन्ह तो आप पे भी लगाया जा सकता है। आपके यहाँ पे कोई भी केसेस हैं 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल पेंडिंग चल रहा है, उसका क्या किया जाएगा? यहाँ पे भी कोई टाइम फ्रेम है नहीं, आप 10-10 साल केस को खींच रहे हो, तो क्या हम भी वहाँ पे जो भी 10 साल को केस आपने खींच दिया, हम उसको बरी कर दें फिर? यानी कि न्याय करना आपका काम है, लेकिन आपने न्याय को बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गया, मामला बहुत लंबित हो गया, तो फिर हम भी उसको बरी कर दें? तो ये सारी बात आई, तो देख रहे हो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है। ठीक है, फिर एग्जांपल दिया कि हमने NJAC लेके आई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99 में संविधान संशोधन था, वर्ष 2014 में आया था, और 15 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। ये हवाला दिया था कि इससे सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि NJAC के माध्यम से हम तो कार्यपालिका, न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही थी। हस्तक्षेप का मतलब ये सकारात्मक हस्तक्षेप था, क्योंकि जो न्यायपालिका होती है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति का काम कार्यपालिका करती है, लेकिन आप कॉलेजियम के माध्यम से क्या कर रहे हो? न्यायपालिका की नियुक्ति न्यायपालिका ही कर रही है, जो कि कितना बड़ा लूप होल्स है। आपने जब ये कर दिया तो आप हमारे कामों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो बार बार? ठीक, यहीं पे एक बात आ जाती है, जुडिशियल रिव्यू की बात आ जाती है। तो जुडिशियल रिव्यू और PIL एक आ जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये कॉन्सेप्ट आप देखना। जुडिशियल ओवररीच, आप क्या कर रहे हो? जुडिशियल रिव्यू कर रहे हो, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है। ठीक है, PIL के माध्यम से इन सब चीज़ों से आप क्या करें, आप कब जुडिशियल ओवररीच पे पहुंच जा रहे हो ये भी नहीं पता चल रहा है। तो बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको ये कुछ काम नहीं आएगा, काम क्या आएगा? सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक शक्ति का पृथक्करण कहते हैं।
ये फ्रेंच दार्शनिक थे एक, फ्रांस के, मोंटेस्क्यू, उन्होंने सिद्धांत दिया था, दी स्पिरिट ऑफ लॉज, उनकी एक पुस्तक है, उसमें दिया गया। उन्होंने ये कहा था कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इसके लिए ऐसा ज़रूरी है कि सत्ता को डिसेंट्रलाइज कर दो, हर एक हाथ में थोड़ी थोड़ी शक्तियों को बांट दो। तो ऐसे करके इन्होंने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका काम कानून बनाएगा और न्याय कार्यपालिका उनको लागू करेगी कानूनों को, और विधायिका डिस्प्यूट सुलझाएगी। जबकि हमारे यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ सेपरेशन चिक एंड बैलेंस के साथ है। हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, संसद हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका आपस में, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय शासन है। भाई अमेरिका का जो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत क्लियर कट है, राष्ट्रपति को मतलब ही नहीं कि कांग्रेस यानी वहाँ की संसद क्या कर रही है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ ये, तो अब आपको सेपरेशन ऑफ पावर को, टॉपिक को अच्छे से समझना है। वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं वो एक एग्जाम्पल के रूप में छोटा सा रेफरेंस दे देना, और कुछ नहीं काम है, ठीक है। अगला देखते हैं जीएसटी रिफॉर्म। देखिए जीएसटी रिफॉर्म पे पहले भी बात करते आए हैं डेली, तो खास कोई जानकारी नहीं उसमें। ये है, देखिए जीएसटी में कई सारी स्लैब्स हैं, कई सारी स्लैब रेट हैं, 0% है, 5% है, 12%, 18%, 28% है, ठीक है। जो सिन आइटम है और जो लग्जरी आइटम है 28% है। तो कई सारी हैं, तो इससे क्या हो रहा, कन्फ्यूज़न भी रहती है जनता को कि किस पे क्या है। साथ ही साथ में जो जनता है उन पे टैक्स का जो भार है बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है। इकॉनमी में भी थोड़ा सा ना इसके लिए सेटबैक है, आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अभी बात यही चल रही है कि जो स्लैब रेट है इनको कम किया जाए, जो सामान्य वस्तुएं हैं, जो सामान्य गुड्स हैं उन पे 5% कर दिया जाए, जो ज़्यादा हैं उन पे 12% या 18% कर दिया जाए, ये चल रहा था। और जो कोई सिन आइटम है उन पे थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, वो बात अलग हो जाएगी। तो ये सारी बात चल रही थी। तो जो अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिमंडलीय जो मंत्रिपरिषद के जो समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों ने डिसीजन ले लिया कि अब जीएसटी में रिफॉर्म किया जाएगा, वक्त आ चुका है। इतनी बात हो गई। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी। एक आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में 279A, आर्टिकल 279A, उसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया। जीएसटी परिषद का जो हेड होता है निर्मला ताई, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। सब हेड यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो होता है, और ये सभी राज्यों के सदस्य होते हैं इसके। इसमें जो डिसीजन लिया जाता है 3/4 से डिसीजन लिया जाता है, यानी कि 75% वोटिंग होनी चाहिए फेवर में, तब वोटिंग होगी, मतलब वोटिंग पास हो पाएगी, ठीक है ना। तो किस वस्तु पर कितनी स्लैब रेट लगनी है, कौन सी दर पे टैक्स लगना है, किस पे कम करना है, किस पे बढ़ाना है, क्या करना, सारे डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। ओके, तो अब जीएसटी रिफॉर्म की बात चल रही है। देखिए मेन चीज़ है कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपको सिर्फ अवेयर होना क्या चल रहा है, ये सब काम नहीं आएगा। अब ये बात चल रही है कि इतनी दरें हैं, अभी ये स्लैब की बात चल रही है, जीएसटी में सुधार होगा, क्या काम का आपका काम क्या होगा, फाइनली क्या काम आएगा आपका, फाइनली काम आएगा कि जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि स्लैब रेट ये और ये रहेंगी, बस अब इतना काम आएगा केवल ठीक है ना। बाकी स्टैटिक की बात करें तो आपको क्या देखना है, आपको पूरा जीएसटी देखना है, जीएसटी समझना है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उसका एक ग्रुप है, तो उनको देखना है आपको। रिफॉर्म देखना है कब हुआ, क्या हुआ, वैट्स है ना, मोड वैट, ये सारी चीज़ें, इसके लाभ क्या हैं, हानि क्या हैं, सुधार की चीज़ें क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कहानी सुनते रहा करिए, लेकिन काम की जो चीज़ है उस पर ज़्यादा समझ में रखिए, ठीक है। और जो पहली खबर है वो तो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर पॉलिटिक्स है, सेकेंड आपकी इकोनॉमी से है जीएसटी रिफॉर्म, ठीक, ओके। अमेरिका की बात करें, अमेरिका भारत का चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। अमेरिका के एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, रूस के साथ में यूक्रेन के लोगों के ब्लड को सेक कर रहा है। हम नहीं करते हैं कि चेस करते हैं, ठीक है, जब भी कुछ पीना होता है चेस करते हैं। तो वहाँ के एडवाइज़र क्या कह रहे हैं, एडवाइज़र कह रहे हैं अमेरिका के कि भारत यूक्रेन के लोगों के ब्लड को शेक कर रहा है। दो बातें कही हैं। कुछ समय पहले आपने देखा था, ये कहा था कि भारत को उस जगह पर हिट करो जहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो, पेन हो, है ना, कितने हमारे संबंध नीचे जा चुके हैं। तो उसने एडवाइज़र जो है उन्होंने कहा है कि पीस का रास्ता, यानी कि यूक्रेन में पीस हो जाए, रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो पीस का रास्ता दिल्ली से होके जाता है, पीस का रास्ता दिल्ली से होके जाता है। दूसरी बात कही कि हमने टैरिफ 25% लगाया, 25 और लगाना है, तो 50% टैरिफ हो गया, हम इसको और भी बढ़ा देंगे।
आप देख रहे हो ना चीज़ों को। तो माय डियर ट्रम्प, आप ये बताइए, आप जो हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं धड़ल्ले से, वो क्या चीज़ है? वो क्या आप शांति की कबूतर भेज रहे हो रूस में या फिर यूक्रेन में? आप तो सीधा कह रहे हो कि यूक्रेन से कि हम आपके युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम मतलब शामिल हैं, हम बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन हथियार मुझसे खरीदते रहना। तो आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि रूस से सबसे ज़्यादा जो तेल आयात कर रहा है वो चाइना कर रहा है। चाइना पे तो आपने बैन लगाया नहीं, इसके पीछे क्या आर्गूमेंट दोगे? तो जाहिर सी बात है कि लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक वही है पुराने जो आपको बताए थे, ठीक है, कि मार्केट की एंट्री ना देना। भारत जो मार्केट डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट है वो ना दे रहा है। जो उसके एसेट थे पाकिस्तान में उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, ठीक है, और अपने जो डिफेंस है उसका प्रदर्शन हुआ है, उसकी फजीहत हुई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक चीज़ ये आ रही है। अब ये सब डेवलपमेंट देखते रहना है, इनसे एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एक दिन जो क्वेश्चन आएगा ना, वो एक दिन का नहीं, पूरे साल में जो चीज़ें होंगी फिर लास्ट में क्लियर हो जाएगा, उससे क्वेश्चन बनेगा मेंस में। तो अभी पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होना कि क्या लिखना क्या नहीं। सभी लिखने लगोगे तो एक किताब लिख जाएगी भारत और अमेरिका के संबंधों पे, उतना काम की चीज़ नहीं है ना। आगे इसी में क्या कहा है, इसी चीज़ों को और देखो डायमेंशन। अभी पुतिन और ट्रम्प की अलास्का मीटिंग हुई थी जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था, आपको पता है ना। अभी क्या हुआ, अमेरिका ने कहा था कि यूक्रेन में नेटो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जर्मनी है, ब्रिटेन है, इन सब की जो फोर्सेस हैं यूक्रेन में रहेंगी यूक्रेन की सुरक्षा करने के लिए। अब रूस ने इस चीज़ को पूरा डिनाई कर दिया, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता भैया, अब नेटो यहाँ पे रहे या पश्चिमी ताकतें रहें, बात तो एक ही है ना। तो रूस कैसे मान जाएगा? तो ये भी कोई एग्रीमेंट, कोई ट्रीटी निकल के नहीं आ पा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी में एक और एंगल जोड़िए, एस जयशंकर ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने ही हमसे कहा था। अमेरिका नहीं कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदे। क्यों कहा था? इसके पीछे का रीज़न ये है कि 100 यूनिट तेल का उत्पादन हो रहा है, जिसमें 50 यूनिट रूस कर रहा है और 50 यूनिट आपका बेस्ट कर रहा है। बेस्ट का मतलब ये जो पश्चिम एशिया है, ये सब देश कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। ये भी उत्पादन बढ़ा नहीं रहे हैं, डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। तो अमेरिका ने कहा होगा कि आप रूस से भी खरीदिए ताकि सप्लाई ठीक रहेगी मार्केट में, तो जो प्राइस है, कीमत वो ठीक से बनी रहेगी, नहीं तो कीमत बहुत ज़्यादा इजाफा आ जाएगा, बढ़ जाएगी। तो ये बातें आई हैं। तो ये सारी चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं। उधर चीन का एंगल देख लीजिए, सारे एंगल समझिए कि चीन का स्टैंड क्या है, रूस का स्टैंड क्या है, ब्राज़ील का स्टैंड क्या है, अमेरिका का स्टैंड क्या है, भारत का स्टैंड क्या है ना, यूरोप है, यूनियन है, इनका स्टैंड क्या है। ये सब समझोगे ना तो आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर लोगे, समझ ऐसे ही बढ़ेगी। अब चीन क्या कह रहा है? चीन ने सीधा कह दिया कि हम भारत के साथ हैं, इस समय पूरी तरीके से करिए, हम भारत के साथ हैं और हमारे साथ अमेरिका करता है तो हम तो सीधा बैन लगा देते हैं। भारत को भी अमेरिका पर कड़े प्रतिबंध आरोपित कर देना चाहिए, सीधा बोल दिया, आप बैन लगाइए अमेरिका पे। ठीक, अब बात यह है क्या पाकिस्तान हमारा इतना क्लोज है कि वो इस तरह से कह रहा है? तो सीधी बात है, उसको इंडिया का मार्केट चाहिए और ज़्यादा अपनी होल्डिंग पावर बढ़ानी है, मार्केट चाहिए, इस वजह से कह रहा है। नहीं तो आपको पता है कि इंडिया चाइना का क्या ही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं कि इंडिया चाइना हिंदी चीनी भाई भाई है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं और फॉरेन पॉलिसी में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कुछ भी हैं उनमें एक ही चीज़ परमानेंट होती है, इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ 1971 में जो अमेरिका भारत के संबंध थे, अब होते होते अभी होते जा रहे हैं, बीच में बात काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो अभी एससीओ हुआ, ये मजबूत होने की बात हो रही है, ब्रिक्स हुआ, ये मजबूत होने की बात हो रही है, आरआईसी है, इसके कंसेप्ट की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मजबूती इनमें हो रही है। लेकिन आरआईसी अगर बनता है नहीं, रसिया, इंडिया, चाइना, तो इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा हमें एमएसएमई सेक्टर में लाभ मिलेगा। देखिए माय डियर फ्रेंड, कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, और सभी को, इतनी बड़ी आबादी को एम्प्लॉयमेंट देना, रोज़गार देना बहुत बड़ी बात है। तो रोज़गार देना है तो एमएसएमई में ही फिर दे पाओ, क्योंकि इसी में ये जो श्रम आधारित क्षेत्र होता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे रोज़गार को काफ़ी बड़े स्केल पे सर्जन होता है। और एक्सपोर्ट, नो डाउट हमारा एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा योगदान है, इसका जीडीपी में अच्छा योगदान है। तो एमएसएमई को अगर हमें बढ़ाना है, हमें उत्पादन का हब बनना है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है, एक्सपोर्ट का हब बनना है, तो हमें चाइना का सहयोग चाहिए। अमेरिका से हमने प्रयास किया, लेकिन अमेरिका से बहुत ज़्यादा हमें सहयोग मिल नहीं पाया, हमें अमेरिका से कोई खास सहयोग मिला नहीं इस मामले पे। तो अब इनकी बात हो रही है। दूसरा टेक्नोलॉजी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लोगे तो आपको महंगी मिलेगी, भारत
चाइना से लोगे तो सस्ती मिल जाएगी, और अमेरिका से टेक्नोलॉजी लो रहे माना कि 1,000 रुपये की मिली है, वो चाइना 100 रुपये में दे देगा। तो आपका जो उत्पादन है, जो आप कॉम्पिटेटिव बन जाओगे, आपकी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। नहीं तो आपकी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, भले ही क्वालिटी अच्छी हो तो कौन ही खरीदेगा। वस्तुएं तो वो खरीदी जाएंगी ना जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, ठीक है, अफोर्डेबल हो, क्वालिटेटिव हो। तो ये इसलिए टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और तीसरा है कि यूएसए की जो हेजेमनी चल रही है उसको भी थोड़ा अकल आएगी, वो दिमाग ठिकाने पे लगेगा, उसकी जो हेजेमनी है उस पर विराम लगेगा। लॉस क्या है, हानि क्या है? हानि तो आपको पता है कि फिर हमारे यूएस के संबंध वैसे ही बहुत ख़राब हो चुके हैं, तो यूएस और भारत बहुत दूर हो जाएंगे। फिर क्वाड है, उसका क्या होगा? क्वाड जो बनाया है 4 देशों ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका ने, चीन के विरुद्ध में। ITU2 है, ITU2 इंडिया, इजराइल, UAE और USA है ना, ITU2 इंडो पैसिफिक पॉलिसी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख ही रहे हो कि जब ये सारी बातें हुई तो अब मोदी जी SCO की बैठक में जो हो रही है चीन में, वहाँ जा रहे हैं, पुतिन से मीटिंग हो रही, पुतिन आने वाले हैं भारत में, मोदी जी भी जाने वाले हैं, ये सारी बातें हैं। ब्राज़ील से बात हुई, सारी डायमेंशन समझिए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। काम में क्या आएगा? अब काम में ये है कि भारत अमेरिका के संबंध आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ हैं, आर्थिक संबंध, ठीक है, रक्षात्मक संबंध, ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। भारत रूस के समझ लीजिए, भारत चीन के समझ लीजिए। अब क्वेश्चन जब आएगा ना तो तीनों एंगल मिला के आएगा, क्वेश्चन कोई सेपरेट नहीं आएगा कि भारत और चीन के संबंधों पे लिखिए, नहीं, क्वेश्चन बड़ा सा आएगा सारे एंगल को मिला के। तो सारे एंगल तब क्लियर ज़्यादा होंगे जब आपको संबंध पता होंगे, बर्ताव स्टैंड पता होगा, चीन का स्टैंड क्या है, रूस का क्या है, अमेरिका का क्या है, भारत क्या है, सारे एंगल, ठीक है। इस तरह से देखिए। अगली खबर है स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स तो पता है हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स कल्चर कभी रही नहीं है, स्पोर्ट्स जो कल्चर है वो तो रही नहीं है, इस वजह से मेडल भी नहीं ला पाते हैं। तो समस्याएं क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। कहानियाँ तो सबको ही पता है तो उस पर चर्चा नहीं करते हैं। खेल के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, हम मेडल ला ही नहीं पा रहे हैं, जबकि चीन कितने सारे मेडल ला रहा है ना। तो हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और कुछ खेल होते हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी देते हैं तो जब तक खेल होता है तब तक बना रहता है, शॉर्ट टर्म का होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। हम कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है जो लॉन्ग टर्म रहे, आने वाले समय में भी यूजफुल रहे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। दूसरा है रीजनलिज्म होता है, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा होता रहता है। तीसरा है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स बहुत होती है। जितने भी आपने स्पोर्ट्स की बॉडी देखी होंगी, संगठन देखे होंगे, उनके हेड देखे होंगे, सब में पॉलिटिक्स चलता है। कहीं भी खिलाड़ी वगैरह नहीं बैठते हैं, हर जगह राजनेता के लड़के बच्चे बैठ जाते हैं और वो करते रहते हैं। तो उनका तो ध्यान होता नहीं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने पर। अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है, स्कूल में एजुकेशन के रूप में नहीं दिया जाता है। लाभ क्या होगा? यूथ की ग्रोथ होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी उनकी। जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो फिजिकली फिट रहते हैं तो आपका हेल्थ का जो बजट है वो कम हो जाएगा, हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रहेगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप ही को मिलेगा, देश उन्नत होगा, आगे हो जा। एडिक्शन, कई प्रकार के एडिक्शन होता है जिसमें से एक बड़ा एडिक्शन मोबाइल एडिक्शन आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से निजात अगर चाहिए ना तो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा रोल होना चाहिए। जब ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है ना तो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक छोटी सी खबर है, लिपुलेख दर्रा, जो लिपुलेख पास है ये भारत और नेपाल और भारत, नेपाल और चीन, इन तीनों की टाई जंक्शन पे है। नेपाल दावा करता है कि ये जो लिपुलेख दर्रा है पास है, हमारा है, जबकि भारत ने ये सिरे से खारिज कर दिया, ये कायदे से बात रह के करो, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा जो भारत और चीन का ट्रेड होता है, यहाँ से याद रखना, भारत चीन का ट्रेड होता है और ये टाई जंक्शन है ना वहाँ पे स्थित है, आप देख लेना चाहो तो, ओके। ये है। एक है आपका छोटा सा जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, यानी कि नल जो पाइपलाइन होती हैं उनके माध्यम से हर एक घर में जल भेजा जाएगा। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा विजन है। ये 15 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ये 6 वर्ष होने वाले हैं। 2024 में इसको मिशन को कंप्लीट करना था लेकिन हो नहीं पाया तो इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। 2028 तक हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। हर घर नल से जल 2028 तक प्राप्त करना है और जल शक्ति मंत्रालय है, ठीक है। 2019 में लॉन्च हुआ 15 अगस्त। कितना देना है पानी? एक पर्सन को 55 लीटर पर पर्सन पर डे, यानी कि हर एक दिन एक आदमी को, एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी मिलेगा। लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि वैसे पानी काफ़ी बर्बाद करते हैं लोग, अपनी खुद की बोरिंग करवाते हैं, ये सब करवाते हैं तो पानी बर्बाद हो जाता है बहुत ज़्यादा। इससे पानी बर्बाद नहीं ज़्यादा होगा।
दूसरे पानी साफ साफ भी पहुँचेगा तो कुछ बीमारी वगैरह नहीं होगी, आर्सेनिक वगैरह जो होता है बॉडी में चला जाता है, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। ये है मुश्किल। क्या आ रही है? मुश्किल ये आ रही है कि ये जो योजना है काफ़ी डॉक्यूमेंट में ज़्यादा सीमित है, ग्राउंड में दिख ही नहीं रही है। यानी कि डॉक्यूमेंट में ये सीधा लग दिया कि इतने सारे गांव हैं जहाँ पे जल पहुँच चुका है, नहीं तो हकीकत देखा जाएगा तो गांव में टंकियाँ बन के तैयार हो गई, टंकी बन गई हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है, पानी जा ही नहीं रहा है। 4-4 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, पानी जा ही नहीं रहा। कहीं की टंकी खड़ी है तो पाइपलाइन नहीं बिछी है, दोनों बिछी है तो पानी नहीं जा रहा है। कहीं की टंकी खड़ी की गई है और टंकी गिर भी गई है, मतलब गिर भी चुकी है, कुछ हुआ ही नहीं उसका। तो ये चीज़ों पे काम करना होगा। एक खबर और अच्छी है जो कि काफ़ी चिंताजनक भी है, कस्टोडियल डेथ इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कस्टोडियल डेथ यानी कि कस्टडी में, यानी पुलिस ने आपको हिरासत में ले लिया और उसी हिरासत में आपकी जान चली जाना, इसे कहते हैं कस्टोडियल डेथ। छत्तीसगढ़ का मामला क्या हुआ, एक दलित समुदाय से व्यक्ति थे, क्योंकि कास्ट एंगल आ जाता है इसलिए बोल रहा हूँ, दलित समुदाय से व्यक्ति थे, तो उन पे ये आरोप लगा कि इन्होंने पब्लिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक में मिसबिहेवियर किया है, कुछ गाली गलौज कर दी है, कुछ और गलत कुछ बात बोल दी है। तो ये पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनको टॉर्चर किया, और इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उनकी जान ही ले ली, मार डाला, सीधी बात कहें। फिर वहाँ के जो लोअर कोर्ट थे वहाँ मामला गया, तो जितने भी 4-5 पुलिस वाले थे जो इस मामले में जुड़े हुए थे उन सबको सज़ा दी गई। ठीक, ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज हाई कोर्ट में, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। और छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो पुलिस वाले हैं वो टीच कर रहे थे कि आप मिसबिहेव मत करिए पब्लिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, समझा रहे थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट जान चली गई। पुलिस वालों का इंटेंशन नहीं था ऐसा जान लेना। भाई आप एक संवैधानिक पद पे बैठो, आप क्या कह रहे हो? आप पुलिस वालों को प्रमोट कर रहे हो कि ऐसा आगे भी मामला हो जाए तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बोल दिया जाएगा कि ये गलती से हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, इंटेंशन नहीं था। अरे भाई ये इंटेंशन कैसा नहीं था? आप मार रहे हो, मारते ही जा रहे हो, वो मर गया और फिर कह रहे इंटेंशन नहीं था। ये सड़क छाप की तरह बातें हो रही हैं, मतलब तो ये सब देखने वाली बात है। तो अब ये देखिए कि आगे ये चीज़ों को और बढ़ावा मिलेगा। मेन चीज़ ये कि इसको बढ़ावा मिलेगा, और जब भी आपको पता होता है लोअर कोर्ट में मामला जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी काम करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 127 और आर्टिकल 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि इनके जो डिसीजन होते हैं एक लैंडमार्क के रूप में देखे जाते हैं। इनके शब्दों को यूज किया जाता है आर्गूमेंट में। वकील करते हैं कि हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा था, ये देखो है आर्गूमेंट। तो ये चीज़ें आप जस्टिफाई कर रहे हो गलत चीज़ को। हाँ, और नेक्सस तो इतना होता है, वैसे भी आपको पता है कि पुलिस को सज़ा देना कितना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल रिपोर्ट आई तो मेडिकल रिपोर्ट में दिखाया गया कि बिल्कुल बॉडी क्लीन थी, कुछ नहीं हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी, और 2 घंटे बाद जान चली गई। और जब पीएम रिपोर्ट आई यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो देखा गया कि 26 घाव थे बॉडी पे, 26 घाव थे। इतने घाव देते रहे, मारते रहे, और कह रहे हैं कि इंटेंशन ही नहीं था। आप दिखाने के प्रयास क्या कर रहे हो, है ना? पुलिस की जो ब्रुटलिटी है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो एक शब्द का प्रयोग किया था उस शब्द को देख लीजिए, कल्पेबल होमिसाइड, हो सकता है कभी क्वेश्चन में आ जाए, कल्पेबल होमिसाइड, CULPABLE, होमिसाइड, HOMICIDE। इसका मतलब होता है कि इंटेंशन नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट जान चली गई। भैया आपकी बाय डिफ़ॉल्ट किसी की जान जा रही है और आप कह रहे हैं। अभी एक देखा था, एक मामला आया था कि जहाँ पे बच्चा पूछने गया कि उनके पिताजी को गिरफ्तार क्यों किया, उसको इतनी पिटाई की कि 4 दिन तक वो खटिया से वो अपनी खाट से खड़ा ना हो पाया। मतलब देख रहे पुलिस वालों को हैं। अभी एक शॉट भी आया था जिसमें चल रहा था, पुलिस वाला एक कांस्टेबल है, वो कुछ पट्टा लिए है और कह रहा है कि एक बार आओ थाने में फिर बताते हैं। मतलब रात भर थाने में बैठा लेना, कुछ भी, तो सीधी दादागिरी भाई। ये तो भाई वाले काम होते हैं जो दादागिरी होती है, माफिया वाली। तो वक्त आ चुका है कि पुलिस में रिफॉर्म की ज़रूरत है। हालांकि पुलिस की रिफॉर्म जो टॉपिक है वो टॉपिक डेडिकेटेड था कि न्यायपालिका जो शब्द का यूज़ किया है, जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ ने इस तरह के शब्द का यूज़ किया, ये बहुत इलीगल है, बहुत गलत है, मतलब अनैतिक है। आप गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। और दूसरा है पुलिस रिफॉर्म, बादल सिंह कमेटी हो या कोई और कमेटी हो, बहुत सारी चीज़ें रही। पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए इमीडिएटली। पता है आपके गांव कस्बे हों, सबसे नज़दीक आपको सुरक्षा कौन देता है? पुलिस देते हैं। लेकिन गांव वाले या शहर वाले जो भी, सबसे ज़्यादा डरते भी किससे हैं? पुलिस वालों से। उन्हें गुंडों से डर नहीं लगता, उन्हें पुलिस से डर लगता है। तो भैया पुलिस
सहायता के लिए, पुलिस आपकी सेवक हो, ठीक है। आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको निर्भय रहना चाहिए कि पुलिस है हमारे तरफ आसपास। तो पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए भाई। ये न हमारे सरकार के इतने सारे मुद्दे बने रहते हैं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट मुद्दे ही नहीं है, अननेसेसरी मुद्दे बहुत सारे हैं। और जनता की तो क्या ही कहें, इनको तो कभी कोई मुद्दे समझ ही नहीं आए हैं, पड़े ही रहते हैं, पता नहीं। जनता को डिमांड करनी चाहिए कि न्यायपाल कम सुधार करिए, इतने केस पेंडिंग होते हैं, 10-10 साल में जजमेंट हो रहा है, बेचारा मर जा रहा है, निर्दोष साबित हो रहा है 15 साल में, तो 15 साल खा लिए। जुडिशरी में रिफॉर्म होना चाहिए जल्दी से, अब जैसे भी रिफॉर्म करना चाहिए, सरकार करवाए, जुडिशरी करवाए, जनता को ये प्रेशर बनाना चाहिए ना। पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, इस पर प्रेशर बनाना चाहिए, सरकार अकाउंटेबल हो, काम करे सही से, जो वादे किए वो पूरे करें, इन पे रिफॉर्म होना चाहिए। तो ठीक है, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी, जो बेसिक मुद्दे हैं इन पे तो जनता भी बात करना चाह नहीं रही है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो एक वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अच्छा प्यारा सा कमेंट कर देना, और ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 20 से 25 मिनट सारे दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं बढ़िया से, और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।